हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपसे अपने एकदम मन पसंदीदा टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है। मीडिया मैनिपुलेशन किस तरीके से होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जीवन समय में अभी देख रहे हैं। हम रियल टाइम में उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, फिर से ब्रिजभूषण शरण सिंह और प्रशांत किशोर, ये जो दो मीडिया के सबसे पसंदीदा आप कह लीजिए कि किरदार है, इनको इनसे जुड़े हुए मुद्दे या इनको कह लीजिए कि ढूंढ के निकाला गया है। मुद्दों को झाड़ फूक के फिर से जो है वो सामने रखा गया है। ये झाड़ना फूकना इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स की जरूरत पड़ रही है। ये जो स्ट्रैटेजी अपना रही है सरकार, वो इसलिए अपना रही है कि राम मंदिर के चंदा वाला जो मुद्दा था, चोरी, चंदा चोरी का मुद्दा, और दूसरा युवाओं का, जिंजी का जो अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, उसके बाद से सरकार की जो सरदर्दियां बढ़ी हैं, उन सरदर्दियों से कैसे निजात पाया जाए। दोस्तों, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। हमको दिख रहा है कि रुपया कमजोर है, ईरान युद्ध चल ही रहा है, तेल के दाम बढ़ ही रहे हैं, बेरोजगारी आसमान पे है, महंगाई बढ़ रही है। तो वहां पर भी जो, और स्टॉक मार्केट जो कि इनका डार्लिंग सब्जेक्ट है, वो भी कोई साथ नहीं दे रहा है। 26,400 का अक्टूबर 2024 में जो पीक बना था, आज भी लगभग 2,000 पॉइंट उससे हम नीचे हैं 2 साल बाद भी। तो कहने का अर्थ है कि हर तरफ से ये सरकार घिरी हुई है। अब इस घिरी हुई सरकार को फिर से वही डाइवर्जनरी टैक्टिक्स यूज करना पड़ रहा है जो पिछले 12 सालों से ये करती आई है। मुद्दों से फेस टू फेस, आमना सामना करने के बदले ब्रिजभूषण शरण सिंह और प्रशांत किशोर, इनका सहारा लिया जा रहा है। खबर है कि ब्रिजभूषण जी जो हैं वो पूरी तरीके से मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उनको निचली कोर्ट ने जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। कोई भी चार्जेस जो महिला रेसलर्स ने लगाई थी वो उनपे किसी भी तरीके से प्रमाणित नहीं हुए हैं। और वहीं दूसरे फ्लॉप शो रहे प्रशांत किशोर 2025 के असेंबली इलेक्शन में, उनको मतलब वो कहीं से आए और जीत गए इलेक्शन। अब ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि उनको जिताया गया है। भाई, अपनी मेहनत से वो जीते होंगे। मैं उनकी मेहनत, उनके परिश्रम, इस पे कतई कोई सवाल नहीं उठाना चाहता हूं। अच्छी बात है, जीते हैं, बहुत बहुत उनको बधाई। परंतु उनके इस जीत को जो है वो बहुत ही बखूबी मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा क्या है? ज्वलंत मुद्दा यह है कि इस देश का एक मंत्री है जो कि लगातार अपनी नाकामयाबियों, लगातार उसकी कमियों के बावजूद भी मंत्री के पद पे बैठा हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अमित शाह की, जो गृह मंत्री है। मणिपुर जला पर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी और गृह मंत्री एकदम डट के टिके रहे और कहा गया कि ये इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। वैसे ही पहलगाम में हमारे कई दर्जन सैलानी मार दिए गए, शहादत हो गई उनकी, और कुछ भी एक जू तक जो बोला जाए, कोई पनिशमेंट दिया जाए, कुछ नहीं हुआ। सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। उल्टा कह दिया गया कि पाकिस्तान द्वारा हुआ है, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला है, तो हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। मजा चखाएंगे करके युद्ध का उन्माद जो है वो खड़ा किया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। 4 दिन युद्ध हुआ, हमने क्या मजा चखाया ये आज तक हमारी सरकार समझा नहीं पाई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जैसा चल रहा था वैसा बरकरार है और गृह मंत्री भी अपनी कुर्सी पे बरकरार है। तमाम अपनी इनएफिशिएंसी कह लीजिए या उनकी नाकामयाबी कह लीजिए, इनको दिखाने के बाद भी गृह मंत्री बने हुए हैं। उससे भी 4 कदम आगे बढ़ के ये बात हो गई कि देश के अंदर में
इस देश के नौजवानों ने एक संघर्ष किया, आंदोलन खड़ा किया, जिसके ऊपर में रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस, जो कि सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है, इन्होंने बर्बर हमले किए। प्रायोजित हमले थे वो, पत्थर भरे ईंट लेके आए गए, ये बताया गया, कई मीडिया में आया और ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो है इनको इस्तेमाल किया गया जनता को कंट्रोल करने के लिए। बच्चे जो है वो किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से घेराव ना करे संसद का, इसलिए उनपे बर्बर लाठी चार्ज किया गया और इसके बाद भी हमारे गृह मंत्री बने हुए। इन सारी चीजों में यदि आप कॉमन थ्रेड देखेंगे तो कॉमन थ्रेड जो है वो यही है कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ गृह मंत्रालय के अंडर में आने वाले आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, और फिर उसके बाद में बर्बर रूप से प्रतिक्रिया दी गई, भली वो पाकिस्तान के खिलाफ हो या वो हमारे अपने खुद के बच्चों के खिलाफ हो। चलो पाकिस्तान के खिलाफ आपने किया, हमारा वो स्वॉन एनिमी है, मैं भी चाहता हूं कि उसको मजा चखाया जाए, पर जब आप मजा चखा रहे हो तो चखा ही दो ना अच्छे से। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बना हुआ है, वहां का जो जनरल था उसने मतलब उसका देश इतना दीवाना हो गया कि उसको फील्ड मार्शल की उपाधि से जो है वो रूबरू करा दिया वहां के लोगों ने। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमारे मोदी जी के बहुत करीबी दोस्त है, वो बोलते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है आसिफ मुनीर। तो कहने का अर्थ है कि आपने किया क्या, आपने किया क्या? ना तो पाकिस्तान को मजा चखा पाया आप, ना मणिपुर के मुद्दे में जाके अच्छे से आपने कोई वहां शांति प्रक्रिया बहाल की, और ना ही आपने वो अधिकारी जो आपके गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं जिन्होंने बच्चों पे बर्बर हमले किए, उन पे किसी भी तरीके के आपने एक्शन लिया। दोस्तों, कब तक ये देश इस तरीके के निकम्मे नकारे गृह मंत्री को झेलेगा, ये आप लोगों को देखना है। एक खौफ डर बनाया गया कि अमित शाह के खिलाफ बोलना नहीं, चाणक्य हैं और वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। जब बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं छोड़ा तो ये बच्चे कौन सी खेत की मूली हैं। ये खेत की मूलियों ने ही गृह मंत्री को उनकी औकात दिखा दी कि वो संसद और अपने घर से ना जाने जो है कितने दिन के लिए गायब रहे। बाद में पता चला अहमदाबाद में वो बैठे हुए, दिल्ली में है ही नहीं। दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि लोगों के मन से अब भय का चोगा जो है वो बहुत पहले उतर गया है। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे आप कैसे निर्भीक होकर ऐसी बातें कह लेते हैं। मैंने बोला यार, मैं भूखा नंगा आदमी हूं, मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, ठीक है। और उखाड़ना चाहे तो बहुत बहुत खुशी खुशी उखाड़े, क्योंकि वो अपने आप ही मेरे को हीरो बना देगी वो चीजें। तो अब जो मेरी सोच थी वो सोच एक आम भारतीय की होगी, सबकी होगी। पर दुख ये है कि इस देश का जो मीडिया है वो मीडिया इनके झांसे में बार बार आ रहा है। मैं गोदी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूट्यूब की भी मीडिया की बात कर रहा हूं। 4 वयोवृद्ध बुढ़े लोग अलग अलग चैनल्स पे आके प्राइम टाइम में 8 बजे 9 बजे बैठ जाएंगे और घटिया सी कोई टॉपिक को लेके बोलना शुरू कर देंगे जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है और ना इन लोगों को कोई ज्ञान है। ये सारे रिटायर्ड है, सारे रिटायर्ड है, इनके कोई सोर्सेज नहीं है। एक महानुभाव तो ऐसे, उनके साथ कई मैंने प्लेटफॉर्म साझा किए, सत्य हिंदी चैनल पे वो आते हैं, वो सबका समय खा जाते हैं। वो बोलना चालू करेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट वही बोलते चले जाएंगे। वृद्ध नहीं, वयोवृद्ध है, मतलब उनका जो इंफॉर्मेशन है वो आज के इंफॉर्मेशन से कहीं अलग हटके एक ऐसी भाषण में, मतलब भाषण यानी ग्रुप डिस्कशन में जब उन्होंने 10-15 मिनट खा लिए, प्रोग्राम खत्म होने के बाद में मैंने एंकर को बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, बाकियों को 2-2 3-3 मिनट बोलने का समय दे रहे हो और ये आदमी 15 मिनट खा ले रहा है। तो बोले नहीं आप समझ नहीं रहे, ये ऑपोजिशन के थिंक टैंक है, कांग्रेस के थिंक टैंक है। मतलब वाह, कांग्रेस ऐसे लोगों को थिंक टैंक रख रही है, इसलिए कांग्रेस लूज कर रही है। जब लूजर लोग थिंक टैंक बन जाते हैं जिस पार्टी के, तो वो पार्टी लूज करनी तय हो जाती है। उन महानुभाव ने जब कांग्रेस इलेक्शन हारी थी 3-4 स्टेट्स में, एक मात्र तेलंगाना जीती थी, तो उन्होंने कहा था कि आप बाकी हार को भूल जाइए, तेलंगाना जीती है, इस पे आप खुशी मनाइए। अब इस टाइप के, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि आप में से बहुत लोग सम्मान करते हैं और उनका और बोलते हैं, मेरी नजर में तो 0/सन्नाटा कोई सम्मान नहीं है ऐसे लोगों का जिनका इंफॉर्मेशन आज की डेट में अपडेटेड नहीं है और वो टाइम पास करने के लिए आके मीडिया को, जो मीडिया बहुत चाव से, जो लोग बहुत चाव से इस मीडिया को देखते हैं,
उस मीडिया पे आके वो लोगों को भटकाने का काम करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, क्या अपोजिशन गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। बार बार चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे पहलगाम का मुद्दा हो, अमित शाह बच गए। क्या इस बार भी कांग्रेस इनको पतली गली से निकलने का मौका देगी? क्या ये प्रशांत किशोर और ब्रिजभूषण शरण सिंह और इस तरीके के मुद्दे लाके मीडिया में और पैनलिस्ट जो दिखने में ऐसा लगता है कि अपोजिशन की बात कर रहे हैं, बट ये हैंड इन ग्लव सरकार के साथ है, ऐसे बुढ़े वयोवृद्ध पैनलिस्ट लोगों को सुन सुन के क्या आप लोग भी पथभ्रष्ट होना चाहेंगे? ये सोचने वाली बात है। देश के नौजवानों ने, जेनजी ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन पे बर्बर कार्रवाई जो है वो अमित शाह की दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने किया। इस अमित शाह के ऊपर में क्या कार्रवाई होगी, ये आज इस देश का सबसे ज्वलंत और सबसे बड़ा मुद्दा है। और यदि आपको कोई भी मीडिया उस मुद्दे से भटका रहा है तो उस मीडिया को देखना बंद कीजिए, एकदम देखना बंद कीजिए, क्योंकि आप एक मिनट भी यदि वो देखते हैं तो आप सही मुद्दे से भटक रहे हैं। सही मुद्दा क्या है? गृह मंत्री का इस्तीफा। पहली चीज ये देखना है कि कांग्रेस ले पाती है कि नहीं ले पाती है। हमारे जैसे बहुत लोग उम्मीद से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। अभी तक जो हुआ वो हुआ, ना केवल कांग्रेस बल्कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, हम सब आपकी तरफ, सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ हम बहुत ही उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि ये वो शख्स है जो विपक्षी पार्टियों को तोड़ने का एक्सपर्ट जिसे माना जाता है। यदि ऐसे एक्सपर्ट को अब भी आपने नहीं इस सिस्टम से अलग किया तो आप कभी भी सिस्टम से अलग नहीं कर पाएंगे। और मेरे जैसा छोटा आदमी जब कुछ भी बिना इस चीज की परवाह किए हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे साथ में, तो आप लोग तो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप लोग क्यों नहीं वो दमखम दिखा पा रहे हैं? इस्तीफा पाइजे। ये नागपुर में कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी इनको देख रहा है कि इनका अपना डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन जनता के प्रति कितना स्ट्रांग है, और वो इस मुद्दे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, मैं कुछ पॉलिटिकल मीडिया थ्योरीज आज आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मीडिया थ्योरीज जो है बहुत बड़े बड़े जो हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मीडिया थ्योरिस्ट पहले लिख के जा चुके हैं, और आप सोचिएगा कि क्या ये आज की परिस्थिति में मेल खा रहा है कि नहीं मेल खा रहा। ठीक है, सबसे पहली जो सबसे फेमस थ्योरी है वो है प्रोपेगेंडा थ्योरी। ये नॉम चॉम्स्की और एडवर्ड हर्मन, इन्होंने दिया था 1988 में। ये थ्योरी क्या बोलती है दोस्तों, ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इस तरीके की बातें आपको कोई दूसरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताता, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा, और आप लोगों के लिए खुशखबरी भी मैं दे रहा हूं। मैं दोस्तों नोट्स जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं, जो, और इसका रेट बहुत कम है। आप ये मत बोलना कि कम ज्यादा रेट है। पहले जो 20 मेरे फेवरेट पॉलिटिकल प्रोग्राम्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट के मैंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, उसके लिखित नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ 200 रुपए में। 20 वीडियोस आपको 200 रुपए में नोट्स फॉर्मेट में मिलेगा, यानी लिखे हुए फॉर्मेट में मिलेगा, जिसमें सारी थ्योरीज, सारा इन्वेस्टमेंट, सारे रेशियोज, ऑयल इज टू गोल्ड रेशियो, डाउ जोन्स इज टू गोल्ड रेशियोज, ये सब जो भी मैंने पहले बातें की थी, सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं 20 वीडियो की। पहले 20 वीडियोस का कैसे रिस्पॉन्स मिलता है वो मैं फिर उसके बाद उसके नोट्स जो हैं वो आप लोग के साथ में साझा करूंगा। मात्र 200 रुपए है। चूंकि आप लोग बार बार बोलते हो कि बहुत ज्यादा आप महंगा रखते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं एकदम सस्ते में 200 रुपए, यानी दिन का 6.5 रुपए, 6.5 रुपए का एक सिगरेट भी नहीं आता दोस्तों, चाय भी नहीं आती। ठीक है, खैर जोक सपाट। आपके पास में मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। आप इस पे संपर्क करें, मैं क्यूआर कोड भेजूंगा, आप उस पे पैसा डालें, अपना जीमेल आईडी दें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं प्रोपेगेंडा थ्योरी के ऊपर में। प्रोपेगेंडा थ्योरी ये बोलता है कि मीडिया जो है इसको कंट्रोल किया जाता है 5 अलग अलग तरीके से। देयर आर 5 सिस्टम्स। क्या है ये सिस्टम? पहला, ओनरशिप। ओनर्स मीडिया के ऐसे होने चाहिए जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हो। इसीलिए हमारे महान गौतम अडानी जी जो हैं वो
एनडीटीवी के मालिक हैं, हमारे अंबानी जी जो है वो नेटवर्क 18 के मालिक हैं, और ऐसे ना जाने कितने धन्ना सेठ लोग जो है वो अलग अलग टेलीविजन चैनल्स के मालिक बन के बैठ गए, ताकि उनके टेलीविजन चैनल्स में, उनके मीडिया में मेरे जैसे हजारों और अन्य पत्रकारों के जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख के लिखना चाहते, काम करना चाहते हैं, उनको सरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। तो पहला प्रोपेगेंडा थ्योरी का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप ऑफ मीडिया। ओनरशिप मीडिया का जो है वो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल मास्टर्स के विचारों के अनुरूप होना चाहिए। यह आपको समझ में आ गया। सेकंड है एडवर्टाइजिंग। हमने देखा मोदी जी के प्रचार में पिछले 12 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये क्यों खर्च किया गया है? ये एडवर्टाइजिंग के माध्यम से जो है विकास पुरुष, विश्व गुरु और तमाम तरीके की जो इमेजेस हैं उनको बनाने का एक प्रयास है। ये प्रयास कितना सफल रहा, असफल रहा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं, पर ये टैक्स पेयर आपके और मेरे पैसे हैं जो विश्व गुरु की छवि बनाने में इस्तेमाल हुए। तीसरा प्रोपेगेंडा मॉडल का जो पार्ट है उसको कहते हैं फ्लैग, FLAK। फ्लैग का अर्थ यह है कि जो भी पत्रकार या जो भी मीडिया हाउस सत्ताधारियों के विचार के अनुरूप ना चले तो उसको डांट के, डपट के, पनिश करके किस तरीके से अपने रास्ते पे लाना है, वो स्ट्रैटेजी जो है उसको फ्लैग कहा जाता है। आखिर में प्रणय रॉय ने ईडी, सीबीआई, डीआरआई जिसके भी उनके ऊपर में रेड पड़े, उस भय से, डर से अदानी को बेच दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे नहीं उन्होंने तो नहीं बेचा था, पहले वो जो अंबानी के पास में शेयर था वो अदानी को ट्रांसफर, माना भैया सब मैंने, पर क्या प्रणय रॉय जी ने स्टेक बेचा है कि नहीं बेचा, ये पहला सवाल है, प्रणय रॉय जी से पूछना चाहिए। और प्रणय रॉय जी अंबानी तक कैसे पहुंचे, और प्रणय रॉय जी ने आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेके क्यों नहीं लोन चुकता किया, वो अलग कहानी है, कभी उस पर और अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो फ्लैग, FLAK यानी डांट डपट के अपने अनुसार सामने वाले को कर लेना, इसको फ्लैग कहा जाता है। चौथा जो है वो है सोर्सिंग डिपेंडेंसी, यानी किसी भी न्यूज और इंफॉर्मेशन के लिए आप पत्रकारों को अपने ऊपर जो है निर्भर बना दो, पूरी तरीके से उनकी निर्भरता आपके ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो आप ये कैसे करोगे? जब आप पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप नहीं करोगे, आप ट्विटर पे इंफॉर्मेशन दोगे और आप अपनी मिनिस्ट्री के सारे मंत्रालयों के मंत्रियों को यह आदेश दोगे कि पत्रकारों से मिलने की जरूरत नहीं है, ट्विटर पे आप जो है जो भी आपको इंफॉर्मेशन देना ट्विटर पे दो, ट्विटर के माध्यम से इंफॉर्मेशन आप दो, उससे जिसको भी उठाना होगा उठाएगा। अब ऐसे में पत्रकार क्या करेगा? पत्रकार बोलेगा कि भैया न्यूज तो अपने को चाहिए, तनख्वाह मिल रही है तो अपनी तनख्वाह तो जस्टिफाई करना है, तो क्या करें? तो मंत्री जी से कैसे भी हाथ पैर जोड़ के अच्छे संबंध बनाओ, ताकि मंत्री जी को आप बोल सको कि मुझे कुछ आप एक्सक्लूसिव दिलवा दीजिए, मुझे मेरी सैलरी जस्टिफाई करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये होता है डिपेंडेंसी, किस तरीके से जो है आप इंफॉर्मेशन सोर्स करने के लिए इंडिपेंडेंट पत्रकारों को अपने ऊपर आश्रित कर रहे हो। ये अधिकतर कॉर्पोरेट में ये स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। जो भी पत्रकार थोड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करता है उसको टाटा, अंबानी, अदानी सब ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। ये मैंने खुद ने झेला है और कई साल झेला है, इसीलिए मुझे पता है कि ये कैसे इसको यूज किया जाता है इस स्ट्रैटेजी को। पांचवी जो स्ट्रैटेजी है वो है आइडियोलॉजी इकोसिस्टम। आप एक ऐसा वर्क सिस्टम बनाओ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहां पे वही आइडियोलॉजी के लोग हों जो आपके पॉलिटिकल मास्टर्स की आइडियोलॉजी से मेल रखते हो, विचार मेल रखते हो। ठीक है, तो यदि भाजपा आरएसएस है तो कंप्लीटली आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग जो हैं वो मीडिया में रहेंगे। यदि कांग्रेस है तो उसी तरीके से जो है लिबरल थॉट वाले लोग जो हैं वो रहेंगे। तो ये जिस आइडियोलॉजी की पार्टी, उस आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले पत्रकारों को हम पद्मश्री देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस में भी होता था, ये भाजपा में भी हो रहा है। मरते हमारे जैसे पत्रकार हैं जो कांग्रेस और भाजपा दोनों को जो है बराबर क्रिटिसाइज करते हैं।
तो ये जो आइडियोलॉजी जो है, ये पांचवा है नॉम चॉम्स्की और आपके इनका मॉडल एडवर्ड हार्मन का मॉडल का ये पांचवा ये है। इसके अलावा दोस्तों और कई सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, एक हॉलीवुड में 1997 में पिक्चर बनी थी वैग द डॉग, WAG वैग, THE द डॉग, DOG डॉग, कुत्ता। इसमें रॉबर्ट डिनीरो थे और इस पिक्चर में यह था कि प्रेसिडेंट का एक सेक्स स्कैंडल सामने आता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले रहते हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए एक कृत्रिम युद्ध, एक आर्टिफिशियल वॉर का निर्माण किया जाता है और पूरी तरीके से लोगों का ध्यान सेक्स स्कैंडल से हटा के पेट्रियोटिज्म की तरफ कर दिया जाता है। कुछ कुछ पुलवामा याद आ रहा है मुझे, सिर्फ सेक्स स्कैंडल नहीं था बट इकोनॉमी की बैंड बजी थी उस टाइम में। तो खैर, तो ये वैग द डॉग से एक थ्योरी सामने आई, डाइवर्जनरी थ्योरी। इस थ्योरी का ही नाम है डाइवर्जनरी थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि लीडर्स जो है ये कॉन्फ्लिक्ट या क्राइसिस मैन्युफैक्चर करते हैं, ये आपदाएं जो हैं इनका खुद ही निर्माण करते हैं, ये जानने के लिए कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और लोगों का मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए। तो अभी कैसे भटका रहे हैं, तो बृजभूषण सिंह शरण के ऊपर में, इतने भयानक आदमी के ऊपर में जो आरोप लगे थे वो बच गया। अब सारी मीडिया जो है लगी हुई है। NDTV की एक रिपोर्टर पहुंची हमारे गौतम अदानी जी के चैनल की, कि आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, मतलब सब फालतू सवाल। बृजभूषण शरण ने भी बोल दिया फालतू सवाल है, पर वो देख के लग रहा था कि ये पूरा स्पॉन्सर्ड गेम है। अदानी जी के चैनल से भारतीय जनता पार्टी के यूपी के एक बड़े नेता को घेरने का प्रयास हो रहा है। वाह, लव यू, क्या बढ़िया डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। सैल्यूट टू द एडिटर्स एंड सैल्यूट टू द अदानी जी। अदानी जी तो खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे बट एडिटर्स को सलाम है। यदि आप वाकई में इतने ज्यादा आहत हो तो आपको जज का जाके इंटरव्यू करना चाहिए, आपको वो जाके एजेंसीज जिन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन में काम किया उनका करना चाहिए। आप पहुंच के बृजभूषण शरण के पास में, इससे समझ में आता है कि आप ध्यान कहां भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और दोस्तों थ्योरी है कंट्रोल लीक स्ट्रैटेजी या ट्रायल बैलून। ये स्ट्रैटेजी ये बोलती है कि जब कभी भी टॉप पे बैठे हुए लीडर्स के ऊपर में ज्यादा प्रहार होने लगता है तो आप कोई न्यूज छोटी सी निकालो और उसको स्पिन दे दो और लोगों का ध्यान वहां कर दो। जैसे पेपर लीक का मसला इतना बड़ा था बट हमारे प्रधानमंत्री आके बोलते मुझे कल्चरल शॉक लग गया, बेटियों ने गालियां दी। अरे भाई, गाली तो लोग कब देते हैं? जब उनको पेन होता है, जब उनको दर्द होता है, जब वो असहाय महसूस करते हैं। तो इस असहाय वाली स्थिति में लाने वाले कौन हो? आप हो, आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार यदि मुझे असहाय बनाएगी तो मैंने क्या करना चाहिए? मैंने क्या आपके तारीफों के, आपकी प्रशंसा के पेन गढ़ने चाहिए? मैंने क्या करना चाहिए? तो ये जो है कि भाई मेरे को कल्चरल शॉक लग गया क्योंकि मेरे बारे में अपशब्द कहे गए। पर अपशब्द क्यों, कोई क्यों कह रहा है, वो क्यों का, वो वाय का जवाब नहीं है, उसके ऊपर में किसी भी तरीके से जो है ध्यान नहीं दिया गया। सवाल ये उठता है कि ये नीट का जो पेपर कैंसिल हुआ उसका पर्चा कहां से लीक हुआ था? ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बता रहा हूं मैं आपको, जो कोई दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपने नहीं सुना होगा। पर्चा जो लीक हुआ वो केमिस्ट्री का पेपर बनाने वाला वो कुलकर्णी प्रोफेसर जो था, उसने बोलते वहां से हुआ। कुलकर्णी रहता है पुणे में। उस पेपर को मराठी भाषा में ट्रांसलेट करने वाली जो प्रधानाचार्य थी, जो लेडी थी, वो भी पुणे की। ये कुलकर्णी जिस एक मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाता है, वो लातूर के आदमी का, वो भी जो है वो पहले स्कैम्स में उसका नाम आ चुका है। तो ये पूरा कांड हो रहा महाराष्ट्र में, जहां पे RSS का हेडक्वार्टर नागपुर में, कांड हो रहा महाराष्ट्र में, बट नीट का पेपर लीक हुआ है। इसकी कंप्लेंट कहां रजिस्टर हो रही है? ये हो रही है राजस्थान में, सीकर में। राजस्थान पुलिस हरकत में आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? गृह मंत्रालय भी उनके पास में, ना केवल वो मुख्यमंत्री है बल्कि गृह मंत्री भी है।
क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके राज्य में एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर पेपर लीक करा दे रहा है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, कहां थी? और उसके बाद में ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई तो देश ने, पूरे देश ने देखा। तो होता क्या है, एक स्पिन लाया गया, पीएम आए लोगों के सामने और बहुत दुखी मन भाव से बोला कि मुझे कल्चरल शॉक लग गया है भाई, पर मेरा मन इतना बड़ा है, मेरे मन में प्रेम ही प्रेम है, आओ और इसमें गोते लगाओ, मैं सबको माफ कर दे रहा हूं, सबको माफ कर दे रहा हूं, सबको गले लगा ले रहा हूं। यही तो बचपना होता है। ऐसे करके जो है इसको स्पिन दिया गया और अब देखा जा रहा है कि कितने इंस्टाग्राम पे, कितने फेसबुक पे, कितने ट्विटर पे उनके भाषण को कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको कंट्रोल्ड मेजर वे में एनालाइज किया जा रहा है। दोस्तों ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से आप लोग ये चीजें सुनिए और चीजों को कैसे राइट पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना है खुद सीखिए। दोस्तों एक और थ्योरी है गेट कीपिंग थ्योरी, ये कर्ट लेविन ने दिया था। ये थ्योरी ये बोलती है कि सारे पॉलिटिकल मास्टर्स को और कॉर्पोरेट ओनर्स को पता है कि एडिटर जो रहते हैं वो न्यूज कंट्रोल करते हैं, तो एडिटर्स को कैसे पथभ्रष्ट करना, कैसे उनको ऑल्टरनेटिव व्यूज देना या गलत न्यूज फीड करना, ताकि रिपोर्टरों द्वारा फाइल की गई स्टोरीज पे वो क्वेश्चन मार्क या आक्षेप उठा पाए। ठीक है, ये इसको कहा जाता है गेट कीपिंग थ्योरी, जहां पे जो टॉप पे बैठा एडिटर है उसको ही आप मैनिपुलेट कर डालो, उसी के दिमाग में इस तरीके की बातें डाल दो कि वो न्यूज ही आपकी जो है वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पास नहीं करे। ये भी मैंने अपने करियर में बहुत देखा है। तो दोस्तों और भी काफी सारी थ्योरी है, पर 27 मिनट का वीडियो बन गया है, आप लोग तो 8 से 10 मिनट से ज्यादा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो बताने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट इशू है, टॉपिक है। बहुत सारी और बातें हैं, किसी दिन और दूसरा वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों को यदि आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।